मक्का की ग्रीष्म शाम में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद मोहम्मद यूनुस एक गुप्त मिशन पर बीजिंग रवाना होते हैं। चीनी नेतृत्व उन्हें मित्रता के स्वर्ण युग बात करता है। चीन कहता है, हम तुम्हारे बंदरगाह बनाएंगे, तुम्हारे सड़कों को सिल्क रोड से जोड़ेंगे और तुम्हारे उद्योगों में निवेश करेंगे, बस हमें रणनीतिक पहुंच दो। यूनुस मुस्कुराते हैं। उन्हें चीन की चमचमाती संभावनाएं आती है। हम क्यों न चट्टग्राम या मोला पोर्ट पर एक लॉजिस्टिक्स हब बनाने दें। वे वादा करते हैं, बांग्लादेश आपके साथ खड़ा रहेगा। उसी समय जनरल जमान रूस पहुंचे हैं, लेकिन असली मंशा है भारत के सैन्य हलकों से संपर्क। वे रूस के जरिए भारत के करीबी रणनीतिक नेटवर्क तक पहुंच बनाते हैं। उनकी बर्फीली शाम की एक मुलाकात में भारतीय सैन्य प्रतिनिधि कहते हैं, बांग्लादेश अगर रणनीतिक स्थिरता चाहता है तो उसे संतुलन बनाए रखना होगा। चीन की लहरें धोखा भी दे सकती हैं। याद रखो, संकट में पहला दोस्त पड़ोसी ही होता है। जनरल जमान गंभीरता से सिर हिलाते हैं। दो अलग अलग यात्राएं, दो अलग अलग संकेत। यूनुस की चीन से वापसी पर नए मोड़ साइन होते हैं। जनरल जमान की रूस यात्रा के बाद भारत से रक्षा सहयोग पर चुपचाप समझौते के संकेत मिलते हैं। अब सवाल है, क्या बांग्लादेश एक रणनीतिक दोराहे पर खड़ा है, या वह चतुराई से दोनों महाशक्तियों से दोस्ती निभाकर अपने लिए लाभ उठाना चाहता है? बांग्लादेश एक युवा खिलाड़ी है इस एशियाई शक्ति खेल में। चीन उसे सपने बेच रहा है, भारत उसे स्थिरता याद दिला रहा है, और उसकी सेना और सिविल सरकार दोनों अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। यह कोई साधारण रणकूटनीति नहीं, यह 21वीं सदी की बुरी कूटनीतिक कहानियों का एक नया अध्याय है, जहां हर देश को बुद्ध, चाणक्य और माओ तीनों के बीच संतुलन बनाना है। भूराजनीति अध्ययन को कहते हैं, जिसमें देशों की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन और उनकी रणनीतिक प्राथमिकताएं वैश्विक शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करती हैं, इसका विश्लेषण किया जाता है। बांग्लादेश एक ऐसे भौगोलिक स्थान पर है जहां से उस बंगाल की खाड़ी, भारत और दक्षिण एशिया के व्यापारिक गलियारे पर असर डालने की ताकत मिलती है। चीन स्ट्रिंग पर्ल्स रणनीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र IOR में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जिसमें चट्टग्राम या मोला जैसे पोर्ट अहम कड़ी बन सकते हैं। भारत नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में चीन का सैन्य या आर्थिक प्रभाव बढ़े, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय वर्चस्व को चुनौती मिलती है। भूअर्थशास्त्र वह प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक संसाधनों का उपयोग कर कूटनीतिक और रणनीतिक लाभ उठाया जाता है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे, रेल, सड़क और पोर्ट्स में भारी निवेश कर रहा है। यह निवेश देखने में आर्थिक सहयोग लगता है, लेकिन इस पीछे दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्य होते हैं, जैसे चीन की नौसैनिक पहुंच, संसाधनों की सुरक्षा और पश्चिमी प्रभाव को कम करना। रिंजा कूटनीति डिप्लोमेसी का भी डर रहता है, जैसा कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में देखा गया। इसका अर्थ है कि कोई देश बड़ी शक्तियों के बीच बिना झुकाव के संतुलन बनाए रखे, अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके। एक और चीन से आर्थिक लाभ उठाना है, और भारत और अमेरिका जैसे देशों के साथ सुरक्षा सहयोग भी बनाकर रखना है। ऐसे में बांग्लादेश की सेना और सिविल सरकार के बीच रणनीतिक संतुलन का खेल चलता है। सेना भारत और रूस के पुराने रक्षा नेटवर्क को प्राथमिकता मिली है। सिविल सरकार, विशेषकर सलाहकार वर्ग, चीन के निवेश को मौका मानता है। पुराने समय में भारत जैसे देश नॉन अलाइनमेंट नीति अपनाते थे, यानी किसी एक गुट का हिस्सा न बनना। आजकल मल्टी अलाइनमेंट का युग है, यानी सभी से दोस्ती और सभी से लाभ, लेकिन किसी पर पूरी निर्भरता नहीं। बांग्लादेश की यही कोशिश है। चीन का निवेश सॉफ्ट पावर, आर्थिक दबाव की तरह काम करता है। भारत की सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक निकटता, सॉफ्ट पावर बांग्लादेश की जनता और सेना के भीतर गहरे तक है। लेकिन अगर चीन ने सैन्य ठिकाने बना लिए तो वह हार्ड पावर में बदल सकता है और भारत के लिए खतरा बन सके। बांग्लादेश एक ऐसी नाव है जो दो विशाल लहरों, भारत की सामरिक स्थिरता और चीन के आर्थिक आकर्षण के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। जनरल जमान और मोहम्मद यूनुस इस नाव को दो अलग दिशाओं में खींचते प्रतीत होते हैं। यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, यह 21वीं सदी की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा है। चतुर राजा वह है जो दोनों के बीच राह निकाले। महाभारत नीति। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को नीति सिखाते हैं। एक राजा को कभी किसी एक शक्ति पर पूरी निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। उसे शत्रु के साथ भी संबंधों की गुंजाइश रखनी चाहिए और मित्र से सावधान भी रहना चाहिए।
बांग्लादेश ठीक इसी नीति पर चल रहा है। चीन को व्यवसायी मित्र मानते हुए आर्थिक लाभ ले रहा है। भारत को सांस्कृतिक और सुरक्षा मित्र मानते हुए सामरिक संपर्क बनाए रख रहा है। समदर्शिता ही चतुरता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 9। सुहृन् मित्रा दासीन मध्यस्थ द्वितीय बंधुषु स्वपी च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्टे। जो व्यक्ति शत्रु, मित्र, उदासीन, द्वेषी, सज्जन और पापों को बुद्धि से देखता है वह उत्तम योगी होता है। देश की रणनीति समबुद्धि वाली है। वह चीन को भी मित्र मानता है और भारत को भी, लेकिन वह किसी के साथ पूरी तरह तटस्थ या पूरी तरह प्रतिबद्ध होना चाहता। मंडल सिद्धांत कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अनुसार हर राज्य के लिए उसका निकटतम पड़ोसी संभावित शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु उसका मित्र। यह मंडल कॉन्सेंट्रिक सर्कल सिद्धांत है जो बताता है कि राजनीतिक गठबंधन कैसे बनते हैं। बांग्लादेश का पड़ोसी है, इसलिए उसे संभावित प्रतिस्पर्धी मानना एक स्वाभाविक रणनीतिक सोच हो सकती है, भले ही सांस्कृतिक संबंध गहरे हों। दूरस्थ है, वह शत्रु का शत्रु के रूप में मित्र बनने की कोशिश कर रहा है, निवेश और वादों के माध्यम। जब कोई शक्तिशाली मित्र बहुत लाभ देता दिखे तब सावधान हो जाओ, वह वशीकरण नीति का प्रयोग कर रहा हो सकता है। द्विव्यक्ति नीति शास्त्रों में वर्णित संधि और विग्रह दोनों एक साथ रखने वाला राजा सबसे सफल होने वाला राजा सबसे सफल होता राजा सबसे सफल होता है। बांग्लादेश यह नीति अपनाता है। अलायंस चीन से व्यापारिक और आधारभूत संरचना की संधि। विग्रह प्रिपरेशन फॉर डेटरेंस भारत के साथ सैन्य संतुलन और विश्वास बनाए रखना। रामायण में विभीषण नीति सत्य और संत का प्रतीक। विभीषण रावण का भाई होते हुए भी जब देखते हैं कि उसकी नीति धर्म विरुद्ध है तो वे राम है, लेकिन पूरी विनम्रता और स्पष्ट सोच के साथ। बांग्लादेश की सेना जनरल मान की भूमिका विभीषण जैसी स्थिति में है। वह चीन की आर्थिक शक्ति देखती है पर भारत के स्थायी संबंध को धर्म और नीति मानती है। योग वशिष्ठ नीति योग जो अपने मन को समता, विवेक और धैर्य में स्थिर रखे वही राज्य को टिकाऊ बनाता है। राजनीति केवल शक्तियों के बीच जुड़ना नहीं बल्कि आत्मस्थिरता और दीर्घकालिक विवेचना है। देश और लोभ के बीच झूल रहा है। अगर वह विवेक से चले तो वह दोनों शक्तियों से लाभ लेते हुए स्वतंत्रता भी बनाए रख सकता है। बांग्लादेश अर्जुन की तरह का एक द्वंद्वग्रस्त जिज्ञासु। वह उस मोड़ पर है जहां उसे तय करना है किसका पक्ष तय करना है, किसका पे। आर्थिक लोभ या सांस्कृतिक धर्म, शक्ति या संतुलन। अर्जुन है, उसे दो विकल्प है। कौरवों की सेना चीन जिसमें संसाधन, धन और चकाचौंध है। छोटी सेना भारत जिसमें नीति, स्थिति और आत्मिक निकटता है। जैसे अर्जुन को भ्रम हुआ वैसे से ही बांग्लादेश भी भ्रमित है और उसे अपना कृष्ण आंतरिक विवेक खोजना है। चीन माया का प्रतीक है, सुंदर प्रलोभन, व्यापार के वादे, निवेश की चमक, लेकिन उसके नियंत्रण की आकांक्षा। वह शकुनी की तरह है जो पासे फेंकता है, मित्रता का मुखौटा पहनता है, लेकिन अपने हित में बड़ी चालें बिछाता है। वह रावण की तरह है जो सीता रणनीतिक ठिकाने को हरने आया है पर वाणी में मधुरता है। भारत उस कृष्ण की तरह है जो सलाह देता है, आदेश नहीं। वह राम की तरह है धर्मपरायण, सीमाओं में बंधा हुआ परंतु शक्तिशाली। या युधिष्ठिर की तरह जो हमेशा नीति के अनुसार चलता है लेकिन कभी-कभी उस नीति में धीमा लगता है। भारत धर्म स्मृति का प्रतीक है, बताता है। तुम्हारे हित में क्या है यह तुम पर है, पर मैं तुम्हें धोखा यह तुम पर है।
पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मोहम्मद यूनुस रावण के दरबार का विभीषण या शुक्र के दरबार का विभीषण या शुक्राचार्य विभीषण हो सकते हैं जो सत्य को जानते हैं लेकिन अभी रावण के दरबार में है, या वह शुक्र की तरह है जो असुरों के गुरु होते हुए भी नीति के ज्ञाता है, पर उनकी नीति लौकिक है, आत्मिक नहीं। वे बांग्लादेश के लिए प्रगति चाहते हैं लेकिन विवेक नहीं रख पा रहे। जनरमान हनुमान या भी प्रतीक देश के लिए स्थायित्व और सत्व और सम्मान के प्रतीक हैं। वे हनुमान की तरह भारत से मित्रता में शक्ति देखते हैं, या भीष्म की तरह जो वचनबद्ध हैं लेकिन से हटे नहीं। उनका झुकाव शौर्य और संतुलन की ओर है। वे जानते हैं कि दीर्घकालिक सुरक्षा भावनाओं से नहीं बल और विश्वास से बनती है। बंदरगाह, पोर्ट्स, सीता वह भूमि है वह है जिसे रावण चीन हरना चाहता है। चीन चाहता है बांग्लादेश अपने बंदरगाह चीन को दे, पर वही बंदरगाह भारत के सुरक्षित सीमांत रेखा है। सीता को रावण के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लंका की अग्नि रणनीतिक नियंत्रण से राष्ट्र झुलस सकता है। समुद्र असुरों और देवों का सामुद्रिक क्षेत्र। चीन और भारत दोनों देव असुर की भूमिका निभा सकते हैं। यह निर्भर करता है कि बांग्लादेश अंतराचल पर्वत मूल नीति किसे बनाता है। यदि मंथन संतुलित हुआ तो अमृत विकास मिलेगा। माया हावी हुई तो हलाहल विनाश भी संभव है। बांग्लादेश का भविष्य की परीक्षा कठोपनिषद आज 2 वर देते हैं: वैभव, लंबी उम्र, समृद्धि, परंतु विवेकहीनता। ज्ञान, विवेक, आत्मा की स्वतंत्रता। केता दूसरा वर चुनता है क्योंकि उसे सत्य चाहिए। बांग्लादेश को यह तय करना है वह चीन के भोगमय वर चाहे या भारत और आत्मनिर्भर नीति का विवेकपूर्ण मार्ग निर्भर नीति। एक नई राजनीतिक नीति दृष्टि जहां राष्ट्र अपनी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं बल्कि धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक सामूहिक हित के आधार पर तय करे की तरह नियंत्रण भारत की तरह साझेदारी का प्रस्ताव हो। राष्ट्रों के बीच युद्ध तंत्र के स्थान पर धर्म तंत्र विकसित भारत को कृष्ण संवाद नीति अपनानी चाहिए जो मित्रों को स्वतंत्रता देते हुए भी उन्हें धार्मिक विवेक याद दिलाए। के भीतर अहम और आत्मा का द्वंद्व चलता है, ये राष्ट्र के भीतर लोभ और विवेक का द्वंद्व होता है। नीति में राष्ट्र की आत्मा का ध्यान रखा जाए। कौन सी संस्कृति हमारे साथ पूजती है, कौन सी शक्ति मात्र वस्तु सहचिंतक की तरह देखती है। बांग्लादेश जैसे देशों के विचार अपनाने चाहिए। किसके साथ जुड़ने से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता सुरक्षित रहती है। हर राष्ट्र के भीतर 2 शक्तियां होती हैं, एक मोहित होती है, एक बाहर की शक्ति से जुड़ने को तत्पर और दूसरी धर्मनिष्ठ आंतरिक शक्ति। किसी भी राष्ट्र नीति निर्माताओं को विभीषण परीक्षण से गुजरना चाहिए। क्या वह किसी बाहरी शक्ति के प्रति विन में वशीभूत तो नहीं हो रहे? क्या वे निज हित को राष्ट्रहित से ऊपर तो नहीं रख रहे? इस आधार पर एक नैतिक पारदर्शिता आयोग का विचार उभर सकता है। कोई भी बंदरगाह, टेक्नोलॉजी हब या रणनीतिक क्षेत्र आधुनिक काल की सीता है जिसे रावण छीनना चाहता है। ऐसे क्षेत्रों की केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं, संस्कारिक दृष्टिकोण से हो। जो राष्ट्र इन क्षेत्रों को सके उसे यह पूछना चाहिए, अपनी सीता किसी रावण को सौंप रहा हूं? इससे प्रो इंडिया सुरक्षा डॉक्ट्रिन की एक संवेदनशील सांस्कृतिक पुनर्रचना हो सकती है। जैसे उपनिषदों में गुरु और शिष्य के बीच संवाद होता है, वैसे ही राजनीति में संवादात्मक नीति निर्माण होना चाहिए। को न जाए
उसे कृष्ण अर्जुन संवाद से सुलझाया जाए। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे राष्ट्र मिलकर एक धर्मनीति मंच बनाएं, जहां नीति पर संवाद हो, संघर्ष नहीं। पुराने युग में राज्य एक इकाई, पर अब वह संवेदनशील चेतना का प्रतीक है। भूनीति को विकास और सुरक्षा की जगह सांस्कृतिक चेतना संवर्धन का माध्यम बनाया जाए। यह इमोशनल इंटरनेशनल रिलेशंस की समकक्ष एक धर्मात्मा भूनीति होगी। जैसे के यम से कहा, मैं तुम्हारे भोग नहीं चाहता, मुझे सत्य दो। छोटे राष्ट्रों को भोग, ऋण, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य सहायता के बदले